हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का करियर बिना में स्वागत है। दोस्तों, आज हम सामान्य विज्ञान का ये 300 क्वेश्चन लेकर आए हैं। हम जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम 28 और 4 को है। अगर एग्ज़ाम देने से पहले अगर एक बार भी आप देख लेते हैं तो आपका सामान्य विज्ञान से 100% यहाँ से क्वेश्चन जरूर लड़ेगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है मार्केट के सबसे अच्छा और ऑथेंटिक बुक से है और मैंने अपने करियर में हमेशा देखा है कि इससे क्वेश्चन ज़रूर आया है। तो इसलिए मैं सोचा कि इसमें जो 300 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है आप लोग के सामने रखूं। दोस्तों, इस बुक का नाम है इनसाइक्लोपीडिया, जो अरिहंत का आता है और बहुत ही अच्छा बुक है। अगर आपको टाइम मिले तो साइंस के लिए सबसे अच्छा बुक यही है, आप ज़रूर इसको पढ़िए। तो चलिए दोस्त, इसमें हम देरी न करेंगे और फास्ट में 300 क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है आपके सामने रखेंगे। तो चलिए दोस्त, देर न करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जंतु में त्वचा एक श्वसन अंग है? दोस्तों, मालूम है कि जैसे जो उभयचर वर्ग आते हैं, उभयचर वर्ग में जो सांस लेने का है उसमें कोलोम द्वारा, फेफड़ों द्वारा और त्वचा द्वारा लिया जाता है। तो उभयचर यहाँ कौन है? तो यह मेढक है। तो ये जो है त्वचा द्वारा भी, कोलोम द्वारा भी और फेफड़ों द्वारा भी सांस लेते हैं। दोस्तों, ये लार्वा अवस्था में पानी में रहते हैं और जब वयस्क होता है तो जमीन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट दिया हुआ है कि नियत तापी जंतु, नियत तापी जंतु किसको बोलते हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल को बोलते हैं। जंतु उस शीत पर्यावरण में सक्रिय बने रहते हैं जिसमें अनियत तापी जंतु मुश्किल से ही हिल सकते हैं। अनियत तापी जंतु को नियत तापी जंतु के अपेक्षा काफ़ी कम ऊर्जा जीवित बने रहने के लिए आवश्यक होता है। तो दोस्तों, इसमें दोनों सही है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है, ये वातावरण के तापमान के अनुसार जो है अपना ताप बदलता है, टेम्परेचर बदलता है। जैसे कौन हो गया? मत्स्य हो गया, उभयचरी हो गया और सरीसृप हो गया। तो सरीसृप में क्या है? तो सरीसृप में जैसे छिपकली हो गया, मगरमच्छ, कछुए, ये सब सरीसृप है। और मत्स्य में क्या है? तो दोस्तों, मत्स्य में है जैसे विद्युत रे जो है, विद्युत रे जिसको इंग्लिश में टॉर्पेडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉर्पेडो। ये मत्स्य वर्ग के में ही आते हैं। फिर समुद्री घोड़ा हो गया, स्टिंग रे हो गया, डॉग मछली हो गया, ये सभी मछली का ही नाम है। तो दोस्तों, ये जो है ये अनियत तापी जंतु है, यानी कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, यानी वातावरण के तापमान के अनुसार अपना टेम्परेचर बदलता है। दोस्तों, वार्म ब्लडेड एनिमल वो होता है जो अपना तापमान वातावरण के अनुसार नहीं बदलता है, यानी वो नियत रहता है। जैसे स्तनधारी और पक्षी वर्ग आता है। अगला क्वेश्चन है, शिकार पर भक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों, ये जो है प्रतिध्वनि का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा प्रकाश संश्लेषित तो होते हैं परंतु उनमें संवहनीय ऊतक और वास्तविक जड़ें नहीं होती है। इसे विशेषता के कारण निम्नलिखित में से किसमें सदृश है? तो दोस्तों, यह जो है शैवाल के सदृश है। आप लोग जानते ही हैं कि ब्रायोफाइटा फर्स्ट उभयचर प्राणी माना जाता है। जैसे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रेडोफाइटा होता है। किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है। वह अपना घोंसला क्यों बनाता है? तो दोस्तों, यह जो है अंडप्रजक सर्प है जो घोंसले में अंडे देता है और अंडों से बच्चे निकलने तक के घोंसले की पहरेदारी करता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों, आपको मालूम है डायनासोर का जीवाश्म जो है सरीसृप कहते हैं। डायनासोर का जीवाश्म को जो है सरीसृप कहते हैं। और कछुओं के ऊपर मोटा आवरण खोल पाया जाता है जो उनकी रक्षा करता है। दोस्तों, मगरमच्छ और घड़ियाल अधिकांश रूप से पानी में रहते हैं और मछलियों को खाते हैं। दोस्तों, सरीसृप जो है कशेरुकी के प्रकार है जो रेंगते हैं। तो इस टाइप से जो है दोस्तों ये सरीसृप का एग्जाम्पल है। दोस्तों, किंग कोबरा एकमात्र सांप है जो अंडायुज होने के कारण अपना घोंसला स्वयं बनाते हैं
और अंडायुज किसको बोलते हैं दोस्तों? अंड प्रजक प्रणाली युग्मनज को निषेचित अंडे के रूप में पर्यावरण में देते हैं, जो कठोर आवरण से ढका और कैल्शियम युक्त होता है, और एक निश्चित अवधि और विकास के पश्चात जो है इन अंडों से नए जीव का जन्म होता है। तो उसी को जो है ओविपोरस इंग्लिश में बोलते हैं, ओविपोरस। तो दोस्तों ये अंड प्रजक होता है। दोस्तों ये 20 से 40 अंडे देते हैं और 60 से 90 दिन जो है इनको सेकते हैं, इंक्यूबेशन करते हैं, इंग्लिश में इसको इंक्यूबेशन करते हैं। अगला है प्लाज्मोडियम परजीवी वाहक है। तो दोस्तों प्लाज्मोडियम जो है किसका वाहक है? तो ये मच्छर का। अगला क्वेश्चन है चमगादड़ निम्नलिखित किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं? किस कारण से? तो दोस्तों ये प्राश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं, इसीलिए अंधेरे में उड़ सकते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? दोस्तों अजगर सांप जो है जहरीला नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्तनधारी जो है व्हेल मछली है। कौन है? व्हेल मछली। उड़ने वाली स्तनधारी कौन है? तो दोस्तों उड़ने वाली स्तनधारी जो है चमगादड़ होता है। मच्छरों को नियंत्रण हेतु प्रयोग में होने वाली कीटभक्षी मछली कौन है? तो दोस्तों ये गैम्बुसिया है, जो मच्छर को खाता है। निम्नलिखित में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र होता है? तो दोस्तों खुला परिसंचरण तंत्र किस में होता है? तो ये कॉकरोच और सिल्वर फिश में खुला परिसंचरण तंत्र होता है। अगला है निम्न जंतुओं में किस में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है? तो किस में नहीं पाया जाता है? तो अमीबा में जो है नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करना है। मेढक फेफड़ों और त्वचा दोनों के द्वारा श्वसन करता है। सही है। मेढक के जीवन काल की कुछ अवस्थाओं में क्लोम उपस्थित होते हैं और क्लोम द्वारा भी सांस लेते हैं। तो मेढक जो है क्लोम, फेफड़ा और त्वचा तीनों से सांस लेते हैं, तो दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसको मिलाना है कि कौन जाति में आता है। तो ऑक्टोपस जो है किस जगत में आता है? तो ऑक्टोपस जो है ये आता है आपको मोलास्का में। जेलीफिश जो है, जेलीफिश सिलेंट्रेटा में आता है फिश जैसा नाम, लेकिन सिलेंट्रेटा में आता है, इसीलिए ये ओरिजिनल फॉल्स फिश है, ये फिश नहीं है। सिल्वर फिश जो है ऑर्थोपोडा में आता है और बॉम्बे बतख जो है मत्स्य में आता है। तो ये आंसर हो जाएगा। अगला है कथन 1 और 2 दिया है और इसका आंसर बताना है। फर्स्ट है कि साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक संरचना वाली नील हरी शैवाल है, तो ये सही है। और ये हरित लवक की उपस्थिति के कारण हरी दिखाई देती है। तो दोस्तों दोनों सही है, लेकिन रीजन जो है माने ए को व्याख्या नहीं करता है, माने हरित लवक उपस्थित होने के कारण प्रोकैरियोटिक संरचना वाला है, ऐसा नहीं है। तो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है छिपकली। तो दोस्तों छिपकली जो है ये किस में आता है? तो हेमीडेक्टाइल्स वैज्ञानिक नाम है। छिपकली का वैज्ञानिक नाम क्या है? हेमीडेक्टाइल्स। मेढक का तो हाइला, मेढक का क्या नाम है? हाइला। और नर टफ्ट बतख का जो है मैक्यूला क्यूलिगुला है। और समुद्री अर्चन का इकाइनस है। क्या है? इकाइनस। मीना और हरी ने अपने बगीचे में एक जंतु को देखा। हरी ने उसे कीट कहा जबकि मीना ने केचुआ कहा। निम्न में से उस लक्षण को चुनिए जिससे यह निश्चित हो सके कि वह जंतु कीट है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये जुड़े उपांग देखकर हम बता सकते हैं कि वह कीट है या केचुआ है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट दिया हुआ है कि विषाणु में ऊर्जा उत्पादन हेतु एंजाइम नहीं होते हैं। सही है। विषाणु को किसी भी कृत्रिम माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है। नहीं, गलत है। विषाणु एक जीव से दूसरे जीव में केवल जैविक वाहकों के द्वारा स्थानांतरित हो सकते हैं। ये भी गलत है। केवल जैविक नहीं,
दोस्तों विषाणु जो है अगर सजीव में जाता है तो वह सजीव हो जाता है, और अगर निर्जीव में जाता है तो निर्जीव हो जाता है। तो केवल एक ही सही है। अगला है पर्यानिका यानी क्लाइटेलम किसमें पाया जाता है? तो दोस्तों क्लाइटेलम जो है किसमें पाया जाता है? केचुआ में पाया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा फीता कृमि है? तो कौन सा फीता कृमि है? तो दोस्तों टीनिया जो है फीता कृमि है। 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रतिपादन किया था? 5 जगत वर्गीकरण जो है व्हिटेकर ने प्रतिपादन किया था। दोस्तों हम एक इससे पहले साइंस सिक्का वीडियो जो बनाए थे 2-3 वीडियो पहले, उसमें हम बताए हैं कि 2 जगत किसने दिया, 3 जगत किसने दिया और 4 जगत किसने दिया, और 5 जगत तो व्हिटेकर दिया था। काइटिनी बही कंकाल वाले जीव कौन से होते हैं? तो कौन से होते हैं? तो घोंघे होते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु स्तनधारी है? तो कौन सा है जो पशु स्तनधारी है? तो दोस्तों प्लेटिपस जो है पशु स्तनधारी है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सबसे बड़े बच्चे को जन्म देता है? तो कौन सा जानवर है? तो दोस्तों ये जो है नीली व्हेल जो है सबसे बड़े जानवर को सबसे बड़े बच्चे को जन्म देता है। चमगादड़ रात में किसका उत्सर्जन करके अपने शिकार के बारे में दूर से भी जानकारी प्राप्त कर सकता है? तो किसका? तो ये दोस्तों ये पराशरभ ध्वनि निकालता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ग अभी निर्धारित जातियों की संख्या के आधार पर सर्वाधिक बहुल है? कौन सा है? तो दोस्तों ये कीट है, यानी इस दुनिया में सबसे ज्यादा कीट है। अगला है निम्नलिखित में से किसमें पौधों में जल और अन्य पदार्थों को वहन करने के लिए विशिष्ट चालक ऊतक नहीं होता है? तो किसमें ऊतक नहीं होता है? तो मार्केंसिया में ये विशिष्ट चालक ऊतक नहीं होते हैं। बाकी बात मार्सिलिया, साइकस और फर्न, इसमें जो है विशिष्ट चालक ऊतक होता है। दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए कि मार्सिलिया, फर्न और साइकस थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है या टेरिडोफाइटा है? निम्नलिखित प्राणियों में से 3 जोड़ी पैरों वाले एक प्राणी चुनिए। तो कौन है जिसमें 3 जोड़ी होता है? माइट यानी कुटकी। अगला है प्राणी कोशिका में कोशिकीय शोषण का स्थान कौन सा होता है? तो कोशिकीय शोषण का स्थान जो है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। यहीं पे एटीपी का निर्माण होता है, जिसको इसलिए हम इसको शक्ति गृह भी बोलते हैं। दोस्तों थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन अगर आप एक बार देख लेते हैं तो आपको जरूर इससे फायदा होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक मूल तत्व पत्ते के हरे वर्णक में स्थित रहता है? तो किसमें रहता है? तो कौन माने हरे पत्ते में क्या रहता है? मैग्नीशियम वर्णक रहता है। केशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है वो बताना है। दोस्तों फर्स्ट दिया है कि कोशिकाओं के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होता है, सही है। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, ये भी सही है। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, ये भी सही है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होता है। तो दोस्तों एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान नहीं होता है, भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। तो डी गलत है यहाँ पे, तो डी सही हो जाएगा इसका। अगला है एसर्शन रीजन है इसका क्वेश्चन। फर्स्ट दिया हुआ है लाइसोसोम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम धारी कोशिकांग है, और लाइसोसोम कोशिका के अधिकांश पदार्थों पर विघटन कर सकते हैं। तो दोनों सही है और रीजन भी इसका सही है। चौंतीस नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मिलान करना है इसमें। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया अभी हम लोग देखे हैं सांस। दोस्तों इसमें जो है लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम स्रावी कणिका होता है। लाइसोसोम स्रावी कणिका। माइक्रोसोम क्या होता है? दोस्तों माइक्रोसोम जो है दोस्तों लाइसोसोम स्वतः पाचन होता है। लाइसोसोम यानी लाइसोसोम स्वतः पाचन करता है। माइक्रोसोम दोस्तों माइक्रोसोम जो है ये क्या करता है? अंतःपरद्रव्य जलिका का एक भाग है माइक्रोसोम। और माइक्रोट्यूब्यूलस, तो ये क्या है दोस्तों? ये जो है साइटोपंजर है।
और गोल्जी काय क्या है? तो गोल्जी काय जो है स्रावी कणिका है। अगला क्वेश्चन है, कोस्का सिद्धांत का अनुसार निम्न में से क्या गलत है? तो कोस्का सिद्धांत आप लोग पढ़े होंगे, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट दिया है जो गलत है। जीव कोस्का के बने होते हैं, कोस्का सिद्धांत का है। नई कोस्का पुरानी कोस्का से बनती है, ये भी सही है। और सभी कोशिकाओं पर कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो दोस्तों सभी कोशिकाओं पर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ये गलत हो गया। एक कोशिका स्वतंत्र रूप से जीवित रह सकती है, ये सही है। तो 3 सही है कोशिका सिद्धांत के अनुसार, लेकिन जो सी दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन पादप कोशिका में उपस्थित लेकिन जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है? तो दोस्तों जंतु कोशिका में जो है लवक और कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है, जिसको प्लास्टिड बोलते हैं। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है? ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया को। अब मिलाना है माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया किससे मिलेगा? तो ये शोषण करता है माइटोकॉन्ड्रिया से। कहाँ शोषण कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और हरित लवक, दोस्तों हरित लवक जो है ये प्रकाश संश्लेषण करता है। स्टोमेटा, दोस्तों स्टोमेटा जो है क्या करता है? वाष्पोत्सर्जन करता है। और कोशिका भित्ति जो है रसाकर्षण करता है। स्टोमेटा से जो है वाष्पोत्सर्जन होता है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है? तो दोस्तों जंतु कोशिका में जो है सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। अगला है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो दोस्तों ये फास्फोलिपिड प्रोटीन से बनी होती है यूकैरियोटिक कोशिका में, जो डेवलप कोशिका होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? कौन सा जोड़ा गलत है वो बताना है। दोस्तों लीवेनहॉक सूक्ष्मदर्शी, रॉबर्ट ब्राउन कोशिका सिद्धांत दिया, जीव द्रव पुरकिंजे। दोस्तों जीव द्रव जो है पुरकिंजे दिया था, सही। दोस्तों रॉबर्ट कोशिका सिद्धांत स्वान और स्लाइडेन दिया था, न कि रॉबर्ट ब्राउन दिया था, ये गलत दिया हुआ है। रॉबर्ट हिट कोशिका खोज किया था, ये सही है, ये सही है। ये गलत दिया हुआ है, ये भी सही है। तो कोशिका सिद्धांत स्लान और स्वाइडेन दिया था। निम्नलिखित में से किस अवस्था में जाने पर कोशिका आगे विभाजन नहीं करती है? तो ये जीनोट, कोशिका विभाजन में आप देखिएगा कि एक है जीनोट, G1, G2 और AS। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि कोशिका चक्र जो है 2 टाइप का होता है, अंतरावस्था और सूत्री विभाजन। दोस्तों अंतरावस्था जिसको हम इंटरफेज इंग्लिश में बोलते हैं, इसी में ये माने रेस्टिंग फेज है। जैसे G0 हो गया, G1 हो गया, G2 हो गया और S हो गया। तो दोस्तों ये सब जो है इंट्राफेज का क्या है? विश्राम प्रवस्था है, यानी रेस्टिंग फेज है। किसका? इंटरफेज का, जिसको हिंदी में अंतरावस्था बोलते हैं। तो G0 फेज क्या होता है? तो दोस्तों इस फेज में जो है कोशिका विभाजन नहीं होता है और कोशिका जो है G1 प्रवस्था से निकलकर G0 प्रवस्था में प्रवेश करता है। ऐसा तब होता है जब क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को बदलने की आवश्यकता होती है। तो G0 का ये हो गया। दोस्तों जीवन क्या है? तो दोस्तों जीवन जो है इस अवस्था में कोशिका जैविक अणु जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करता है। तो जीवन अवस्था में क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करता है। दोस्तों G2 फेज में क्या होता है? तो दोस्तों इस अवस्था में जो है प्रोटीन और RNA का निर्माण होता है। दोस्तों बहुत ही अगर अच्छा लेवल में क्वेश्चन पूछेगा तो ये सब आएगा। जैसे जीवन है तो जीवन में क्या क्या निर्माण होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, फिर वसा होता है और प्रोटीन होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है जीवन में। और G2 में जो है क्या होता है? प्रोटीन और RNA का निर्माण होता है। प्रोटीन और RNA का निर्माण होता है किस फेज में? इंटरफेज का ये प्रवस्था है, यानी अवस्था है। तो G2 में क्या होता है? प्रोटीन और RNA का निर्माण होता है। दोस्तों एस फेज का मतलब क्या होता है? यानी सिंथेसिस फेज। दोस्तों संश्लेषण प्रवस्था के दौरान, यानी इस फेज के प्रवस्था के दौरान DNA का निर्माण और रिप्लिकेशन होता है और इसमें जो है DNA की मात्रा दुगुनी होती है, यद्यपि गुणसूत्र की संख्या उतना ही रहती है। तो ये तीनों फेज हो गया। तो अब हम मोटा मोटी बता देते हैं। जैसे इसमें G2 फेज में क्या होता है? प्रोटीन और RNA का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और न्यूक्लिक, तो यहाँ भी निर्माण होता है। और एस फेज यानी संश्लेषण प्रवस्था यानी सिंथेसिस
सिंथेसिस फेज। इसमें जो है दोस्तों डीएनए का निर्माण होता है और इसमें प्रतिकृति यानी रिप्लिकेशन भी होता है। दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे एक ट्रांसलेशन होता है, एक ट्रांसक्रिप्शन होता है और फिर एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, जिसमें डीएनए से आरएनए बनता है, फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो दोस्तों ये आरएनए से डीएनए जब बनता है तो इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, जिसमें जैसे अभी जो कोरोना का वैक्सीन बना है वही रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू ही बना है, यानी आरएनए से डीएनए बना है। तो ये अच्छा है, आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल मिलाया गया है? तो पश्चावस्था फर्स्ट जो है समजात गुणसूत्र से अलग होते हैं। तो दोस्तों ये फर्स्ट ही सही हो गया, बाकी बात सब गलत है। अगला है, अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में केंद्रकाय विभाजित होता है? तो किस अवस्था में? तो पश्चावस्था फर्स्ट में विभाजित होता है। अगला है, G2 अवस्था के दौरान समसूत्री विभाजन हेतु निम्न में से क्या बनता है? दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये अमीनो अम्ल, ये समसूत्री विभाजन कह रहा है, उसमें हम इंटरफेज वाला बताए हैं। तो यहाँ पे जो है G2 अवस्था के दौरान जो है समसूत्री विभाजन हेतु निम्न में से क्या बनता है? तो दोस्तों G2 अवस्था में जो है यहाँ पर अमीनो अम्ल बनता है समसूत्री विभाजन में। अगर इंटरफेज कहें तो G2 अवस्था में क्या बनता है? प्रोटीन और आरएनए बनता है। अगला है, कोल्चिसिन कोशिका विभाजन के विष का कार्य करती है। यह केंद्रक कला के संश्लेषण को रोककर कोशिका विभाजन को संदमित करती है। तो इसका क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें जो है सही बात है, दोनों सही है और इसका विश्लेषण भी कर रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइटोसिस द्वारा कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है जिससे वृद्धि प्रक्रिया में सहायता मिलती है। कुछ जीवों में माइटोसिस जनन में सहायता करती है। तो दोस्तों दोनों सही है, और जब जनन में सहायता करेगा तो वृद्धि भी होगा, इसलिए इसका कारण भी सही है। दोस्तों लास्ट तक आप बने रहें, जरूर आपको बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन देखने को मिलेगा। डीएनए या गुणसूत्र प्रतिकृति किस अवस्था में होती है? यानी प्रतिकृति कह रहा है। तो दोस्तों यह किस अवस्था में होती है? तो अंतरावस्था। अंतरावस्था किसको बोलते हैं? इंट्राफेज, इंटरफेज, जिसमें G0, G1, G2 इस फेज के बारे में हम लोग चर्चा किए हैं। एम अवस्था की प्रारंभिक अवस्था कौन सी है? तो दोस्तों एम अवस्था की प्रारंभिक अवस्था जो है G1 अवस्था है। अगला है, काइनेटोकोर पर गुणसूत्र का कौन सा भाग जुड़ता है? तो कौन सा भाग जुड़ता है? तो स्पिंडल तंतु जुड़ता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु ऊतक हार्मोन्स और ऊष्मा प्रसंचरण करता है और जल समन्वय बनाता है? तो ये रुधिर है, ब्लड। अगला क्वेश्चन है 52 का, कि कह रहा है उपकला ऊतक। तो उपकला ऊतक जो है शरीर का आंतरिक और बाह्य खुला भाग है। संयोजी ऊतक क्या है? तो दोस्तों संयोजी ऊतक जो है अस्थि है, और ब्लड भी संयोजी ऊतक होता है। पेशीय ऊतक दोस्तों, तो पेशीय ऊतक जो है आंख के रेटिना पेशीय ऊतक है, और तंत्रिका ऊतक, तो तंत्रिका ऊतक जो है जीव है। अगला है 53 का क्वेश्चन, कठोर शारीरिक श्रम करने वाले श्रमिकों की हथेलियों और तलवों की त्वचा मोटी हो जाने के कारण क्या है? तो क्या कारण है? तो मोटा अवत्वक है, मोटा अवत्वक के कारण जो है त्वचा मोटी हो जाती है। अगला है, वायु तक पाया जाता है। वायु तक पाया जाता है हाइड्रोफाइट, हाइड्रोफाइट्स में वायु तक पाया जाता है। जलीय पादपों में कौन सा अस्थायी ऊतक पादपों को हल्का बनाता है? तो कौन सा है जो हल्का बनाता है, अस्थायी ऊतक होता है? ये वायु तक है। दोस्तों वायु तक की इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो एरेनकैमा बोलते हैं, एरेनकैमा, एरेनकैमा बोलते हैं। दोस्तों आप लोग जानते हैं ना, पेरेनकैमा होता है और क्या होता है? पेरेनकैमा होता है, कोलेनकैमा होता है, स्क्लेरेनकैमा होता है। ये क्या है? सरल अस्थायी ऊतक होता है।
और जटिल अस्थायी ऊतक क्या होता है, जाइलम फ्लोएम होता है। तो दोस्तों ये सरल अस्थायी ऊतक यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू जो पेरेन्काइमा है उसका दो टाइप होता है। एक जो होता है कोलेरेन्काइमा होता है यानी हरित ऊतक होता है, और एक एरेन्काइमा होता है। तो दोस्तों एरेन्काइमा जो है जलीय पौधों में मृदु यानी पेरेन्काइमा की कोशिका के मध्य जो है वायु माने एयर कैविटीज पाई जाती है, जिससे जलीय पौधों को तैरने के लिए उत्प्लावन बल मिलता है, और इसी को जो है एरेन्काइमा ऊतक बोलते हैं। ये एरेन्काइमा क्या है, टिश्यू है, टिश्यू ऊतक। दोस्तों टिश्यू के अध्ययन को क्या बोलते हैं, आप लोग कमेंट कीजिए। हिंदी में औतकी बोलते हैं, औतकी। तो वायु तक क्या होगा, एरेन्काइमा हो गया। इसमें एक हरित लवक भी होता है, हरित ऊतक, जो जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है इसमें, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है ये ऊतक, तो उसको जो है कोलेरेन्काइमा बोलते हैं। एक कोलेनकाइमा है, बात को समझिए, एक कोलेनकाइमा है। तो कोलेनकाइमा जो है ये लंबी और जीवित होती है, और इनको जो है लचीलापन के लिए एक कोलेनकाइमा हार्मोन होता है यानी टिश्यू होता है। कोलेनकाइमा के क्या है, तो कोलेनकाइमा जो है लचीलापन के लिए टिश्यू जरूरी होती है, कोलेनकाइमा। एक जो हम बोले हैं CHLOREN कैमा, कोलेरेन्काइमा जो पेरेन्काइमा का टाइप है, यानी दो टाइप होता है, कोलेरेन्काइमा और एरेन्काइमा। तो इसी वायु तक आ गया था, वही बोल रहे हैं। अगला है नारियल के पेड़ की छाल मोटी और कड़ी होती है, और यह स्थूल कोण ऊतक बनी होती है। तो दोस्तों इसमें जो है दोनों सही है, यानी स्थूल कोण ऊतक किसको बोलते हैं, ये कोलेनकाइमा। तो लचीलापन आ गया और मोटा आ गया, तो ये स्थूलकाइमा यानी कोलेनकाइमा की वजह से होता है, कोलेनकाइमा टिश्यू की वजह से। ये भी सही है कि नारियल के जो पेड़ की छाल मोटी होती है कोलेनकाइमा टिश्यू के कारण है। तो दोनों सही है, और इसका व्याख्या भी है। मानव शरीर की घातक अवशोषण परत बनी होती है, तो किसका बना होता है, तो दोस्तों ये फैट का बना होता है, वसा का। पौधे के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मोड़े जा सकते हैं। कुछ भाग जैसे पत्ते, तने, इसकी नम्यता यानी लचीलापन का कारण किसकी बहुलता का माना जा सकता है, तो किसकी बहुलता के वजह से माना जाता है, तो ये मृदु ऊतक के कारण। अगला है विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है, तो विटामिन सी को जो है एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। अगला है निम्नलिखित में से किन मूल तत्वों की हीनता हड्डियों की कमजोरी के लिए उत्तरदायित्व है, तो किसके के कारण, तो दोस्तों कैल्शियम और फास्फोरस की कमी के कारण होता है। तो दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है सही बताना है इसमें। फर्स्ट है कोशिका कला की रचना के लिए वसाओं की आवश्यकता होती है, सही है। वसाएं खाद्य में से कैल्शियम का अवशोषण करने में शरीर की मदद करती है। दोस्तों ये गलत है, वसाएं खाद्य में से कैल्शियम का अवशोषण, तो दोस्तों कैल्शियम का अवशोषण वसाएं नहीं करती है, तो ये गलत हो गया। क्षतिग्रस्त ऊतकों को सुधारने में वसाएं आवश्यक है, नहीं दोस्तों प्रोटीन आवश्यक है। शरीर वसाओं में उतनी तीव्रता से ऊर्जा मोचित नहीं कर सकती है जितनी तीव्रता से कार्बोहाइड्रेट में कर सकती है। तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट को इंस्टेंट एनर्जी देने वाला हार्मोन भी कार्बोहाइड्रेट जो है इंस्टेंट एनर्जी देता है। तो 1 और 4 सही है। निम्नलिखित गैसों में कौन सा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, तो कौन आवश्यक है, तो दोस्तों इसमें से जो है CO2 आवश्यक है। कृत्रिम प्रकाश है, तो दोस्तों कृत्रिम प्रकाश जो है प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है, कृत्रिम प्रकाश। अगला है स्वपोषी पादपों में कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति हेतु पर्ण हरिम वर्णक होते हैं, और प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें सूर्य के प्रकाश और ऑक्सीजन का प्रयोग कर जल का खाद्य में रूपांतरित करता है। तो दोस्तों दोनों सही है, और इसका व्याख्या भी है सही। अगला है सूची 1 और 2 में मिलाना है। फर्स्ट दिया है दोस्तों लौह किस में पाया जाता है, तो लौह जो है ये
पालक में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। पोटेशियम जो है, पोटेशियम में कौन पाया जाता है? तो दोस्तों पोटेशियम किस में पाया जाता है? तो ये केला और खजूर में जो है पोटेशियम पाया जाता है। तो केला और खजूर में क्या पाया जाता है? पोटेशियम। आयोडीन किस में पाया जाता है? तो आयोडीन युक्त सामान्य नमक में। कैल्शियम दूध और क्या दिया हुआ है? दूध और अंडे में पाया जाता है। दोस्तों खजूर में जो है आयरन भी पाया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। अगर एक इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछे तो हो सकता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस खनिज की हीनता से प्रतिरक्षा न्यूनता होने की सबसे अधिक संभावना है? तो सबसे अधिक संभावना जो है ये जस्ता की कमी से। सूची 1 और 2 में मिलाना है। और फर्स्ट विटामिन है और रासायनिक यौगिक है। तो विटामिन ए को क्या कहते हैं? तो दोस्तों विटामिन ए को जो है क्या कहते हैं? रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन बी को क्या कहते हैं? विटामिन बी को जो है क्या कहते हैं दोस्तों? विटामिन बी को जो है ये थायमिन कहते हैं। सी को स्कॉर्बिक और टोकोफेरोल डी। अगला है, किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? तो किस विटामिन को सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? तो 12, विटामिन 12। तत्व और मानव शरीर में कार्य क्या होता है वो दिया हुआ है और आपको इसके अनुसार मिलान करना है। फर्स्ट दिया है आयोडीन। तो आयोडीन जो है क्या करता है? तो दोस्तों आयोडीन जो है ये थायरोक्सिन का निर्माण करता है। आयोडीन। आयरन जो है आयरन क्या करता है? रुधिर हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। कैल्शियम पेशी संकोचन करता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक नहीं है? यानी सूक्ष्म पोषक मैग्नीशियम नहीं है। बाकी बात लो मोलिब्डेनम और मैग्नीज ये कम मात्रा में जरूरत होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तने का रूपांतरण नहीं है? कौन है जो तने का रूपांतरण नहीं है? तो दोस्तों इसमें प्याज का बल्ब जो है तने का रूपांतरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? तो हल्दी पाउडर जो है सुखाए हुए प्रकंद यानी राइजोम से प्राप्त किया जाता है। वाष्प उत्सर्जन के लिए पौधों को निम्नलिखित संरचनाओं में कौन जिम्मेदार है? तो कौन जिम्मेदार है? तो ये स्टोमेटा है, रंध्र। यदि एक पौधों को बिना पानी के अति उर्वरक दिया जाए तब पौधा क्या करेगा? तो दोस्तों ये जो है ये जीवद्रव संकुचन के कारण मर जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्ति होती है? तो ऊर्जा मुक्ति जो है श्वसन में होता है। अगला है, प्याज का खाद्य भाग होता है। तो दोस्तों प्याज का खाद्य भाग क्या होता है? तो गूदेदार पत्ते होते हैं। ऑक्सिन इसमें हार्मोन है और उस हार्मोन का क्या कार्य है? दोस्तों इसको बढ़िया से आप लोग देखिएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो हार्मोन जो है हार्मोन ऑक्सिन हार्मोन का वृद्धि नियंत्रण करता है और जिब्रेलिन जो है तने की वृद्धि का नियंत्रण करता है। एबेसिन जो है क्या करता है? पुष्पों के झड़ने का नियंत्रण करता है और ट्रामेटिन जो है पादप घाव भरने में सहायक है। आप लोग सुने भी होइएगा, पढ़े भी होइएगा। ट्रामेटिन जो है पादप घाव भरने के लिए सहायता है। ऑक्सिन जो है क्या करता है? वृद्धि को नियंत्रण करता है और जिब्रेलिन जो है तने को वृद्धि को नियंत्रण करता है। दोनों नियंत्रण करता है, लेकिन ये सबसे ऊपर जैसे लंबाई को वृद्धि में नियंत्रण करता है ये तने को, और पुष्प को झड़ने को नियंत्रण जो है एब्सिन करता है और ट्रामेटिन घाव भरने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो कौन पादप हार्मोन नहीं है? इंसुलिन पादप हार्मोन नहीं है। अगला है, घासों और सामान्य उद्यान पौधों की पत्तियों के सिरों पर सुबह के समय पानी की बूंद दिखती है। यह जल संचय किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों यह जो है जलरंध्र से प्राप्त होता है। अगला है, शीतकोष्ठ में भंडारित फल अधिकतम समय तक चलते हैं। क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि शोषण की दर घटा दी जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है? तो ये ऑक्सिन हार्मोन के कारण। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है? तो ये एथिलीन है। गैस का है तो एसिटिलीन है। कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि प्रतिरोपण के दौरान जो है अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं, यानी जड़ टूट जाता है।
पौधे के तने में गुरुत्व के विरुद्ध जल संचलन का आधारभूत कारण क्या है? तो दोस्तों आधारभूत कारण जो है वाष्पोत्सर्जन है। अगला है, जल में रखने पर बीज किस कारण फूल जाते हैं? जल में रखने पर बीज जो है अंतःपरासरण के कारण फूल जाते हैं। निम्न में से क्या गलत है? तो दोस्तों इसमें से जो है प्याज रूपांतरित जड़ है, ये गलत है। प्याज जो है तना है। निम्नलिखित पादप रंजकों में कौन सा लाल प्रकाश अवशोषित करता है? तो लाल प्रकाश जो है पर्ण हरिम अवशोषित करता है। 88 नंबर, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु कौन सी गैस प्रयोग होता है? अभी हम लोग बात किए हैं, तो कौन सी गैस प्रयोग होता है? तो यहाँ गैस तो इथाइलिन गैस प्रयोग होता है। अगला है, रंध्र में खुले रहते हैं और रंध्र वायु के विनिमय में सहायक करते हैं। दोस्तों ये दोनों सही है, बी आंसर होगा, रीजन सही नहीं है। यानी रीजन इसका नहीं है कि रंध्र दिन में खुले रहते हैं विनिमय रंध्र वायु के विनिमय में सहायता करने के लिए। अगला है, मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो ये किस में करता है? डिंब वाहिनी, फैलन ट्यूब इंग्लिश में बोलते हैं, फैलन ट्यूब में सुमिलित करना है। तो फर्स्ट दिया हुआ है कि युग्मनज जो है शुक्राणु और अंडाणु के संगलन को उत्पाद को कहते हैं, जाइगोट जिसको बोलते हैं। निषेचन, दोस्तों निषेचन किसको कहते हैं? तो निषेचन जो है किसको कहते हैं? नर और मादा युग्मकों का संगलन, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। अंडाशय जो है, अंडाशय किसको कहते हैं? तो अंडाशय जो है पौधे का मादा जनन अंग है और पुंकेसर जो है नर जनन अंग है। एक बीजाणु यानी स्पोर होता है, तो क्या होता है दोस्तों? ये पादपों, प्रोटोजोआ और जीवाणुओं का एक जननीय घटक है, यानी सी आंसर हो जाएगा। परागकण के स्रोत और परागकण के प्रकार बताया है। तो दोस्तों कीट जो है ये एंटोफिली प्रकार है, एंटोमोफिली। वायु जो है, वायु क्या है? तो एनीमोफिली है। और पक्षी जो है ऑर्निथोफिली है। और चमगादड़ जो है कायरेप्टोरोफिली है। एक समान मनुष्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट दिया है कि पुरुष में लीडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन की रुधिर में स्रावित करती हैं, तो सही है, फर्स्ट सही दिया है। टेस्टोस्टेरोन किसका हार्मोन है? तो फीमेल का है, नहीं टेस्टोस्टेरोन मेल का है, एस्ट्रोजन फीमेल का है। स्त्रियों में कार्पस लुटिया की कोशिका एस्ट्रोजन को स्रावित करता है, तो दोस्तों ये गलत है। एस्ट्रोजन तो फीमेल में होता है लेकिन कार्पस लुटियस स्रावित नहीं करता है। निषेचित अंडाणु गर्भाशय के दीवार में ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में अध्यारोपित होता है, तो ये सही है। तो 1 और 3 सही है। अगला है, एक लिंगाश्रयी पौधा वह है, क्या होता है? तो दोस्तों एक लिंगाश्रय पौधा किसको कहते हैं? तो जो नर और मादा पुष्प विभिन्न पौधों पर पाए जाते हैं। अगला आभासी फल का एक उदाहरण है। तो दोस्तों आभासी फल सेब, नाशपाती ये सब आभासी फल है, कटहल भी आभासी फल है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो फर्स्ट दिया है मौसम्बी के पौधों प्रवर्धन कलम बंद तकनीक द्वारा होता है, सही है। चमेली के पौधों का प्रवर्धन दाब तकनीक द्वारा होता है, तो दोनों सही है। यानी मौसम्बी ये कलम बंद के तकनीक है और ये दाब तकनीक द्वारा, तो दोनों सही है। चमेली का फूल जो है प्रवर्धन दाब तकनीक, याद रखिएगा, दोनों सही है। घोंगे द्वारा परागण कहलाता है, तो घोंगे द्वारा परागण क्या कहता है? एंटोमोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटोमोफिली। अगला है, किसी द्विलिंगी फूल में यदि पुमांग और ज्यांग विभिन्न समय पर वयस्क बनते हैं तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रक्रिया को डिकोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिकोगेमी। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। फर्स्ट दिया है पुंकेसर पुष्प के केंद्र में विद्यमान होता है, सही है।
पुंकेसर अंडाशय में परागकण उत्पन्न करता है, अंडाशय में नहीं, क्योंकि पुंकेसर जो है मेल होता है, मेल का ये जनन अंग है। अंडक का फूला हुआ तल भाग अंडाशय है, सही है। जनन कोशिकाओं को संलग्न से युग्मन उत्पन्न होता है, संलग्न से नहीं, फर्टिलाइजेशन से होता है। तो 1 और 3 सही है। अगला है सुमेलित करना है। फर्स्ट दिया हुआ है कि फल, तो फल क्या हो जाएगा? तो दोस्तों फल किस में होता है? ताना भाग में होता है। बीज, दोस्तों बीज जो है ये दोस्तों फल किस में होता है? तो फल तो पत्ती में होता है ना, फल पत्ती, 1 का 2 हो जाएगा। और बीज जो है, बीज से एक मिनट दोस्तों, फल, हाँ फल दोस्तों, फल जो है इसका अंडाशय हो जाएगा। अब बीज क्या हो जाएगा? तो दोस्तों बीज जो है ये बीज बीजांड में होता है। काष्ठ जो है ताना, और मंड जो है पत्ती, यानी मंड स्टार्च को कहते हैं मंड। तो फल अंडाशय से के बाद फल, अब बीज बीजांड, और काष्ठ क्या हो जाएगा? दोस्तों काष्ठ ताना को कहते हैं, मंड जो है पत्ती हो गया। तो बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक जनन का तरीका है? तो कौन सा लैंगिक जनन का तरीका है? तो युग्मक संलयन और संयुग्मन, ये दोनों हैं, डी आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? गलत बताना है। तो दोस्तों इसमें जो है गेम्यूल स्पंज होता है, कोनिडिया पेंसिलियम होता है, कली हाइड्रा, और चली बीजाणु परमिशियम, ये डी गलत दिया हुआ है। 104 में है युग्मनज प्रजाति की निरंतरता बनाने वाले जीवित संयोजक है, और प्रत्येक लैंगिक जनन करने वाला जीव अपना जीवन एक कोशिका से प्रारंभ करता है। तो दोनों सही है। व्याख्या इसका ये नहीं। भ्रूण विकास के दौरान कोशिका उत्तक अंग में तथा अंग जीवन में किसके द्वारा रूपांतरित होता है? तो दोस्तों यह जो है कोशिका विभेदन के द्वारा रूपांतरित होता है। अगला, तने का कटाव किस में नहीं होता है? तने का कटाव जो है अंगूर में नहीं होता है। और किसके कायिक प्रवर्धन में प्रतिकरण करते हैं? तो जैस्मीन के प्रवर्धन में जो है प्रतिकरण करते हैं। अगला है उच्च पादपों के बीजों में पोषक ऊतकों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? ये भ्रूणपोष कहते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा फल अनिषेक फल है? तो कौन सा फल है? तो केला जो है अनिषेक फल है। स्त्रियों में किस अंग को डिम्ब कहते हैं? तो किस अंग को डिम्ब कहते हैं? तो गर्भाशय को डिम्ब कहा जाता है। अंडजनन में निषेचन में क्या भाग लेते हैं? तो दोस्तों एक बड़ा अचलनशील मादा युग्मक और एक छोटा चलनशील नर युग्मक। नर युग्मक चलनशील होना चाहिए, 12 में अचलनशील मादा युग्मक है। तो बी आंसर है। अगला क्वेश्चन है लार निम्न में से किसके पाचन में सहायता करती है? स्टार्च के पाचन में। दंतक्षय का मुख्य कारण मुख के भीतर होने वाले जीवाणु और किसके कारण होता है? तो वसा के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार के कारण होता है। सी। 114 नंबर, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। दोस्तों अगर टाइम ज़्यादा लगेगा ना तो आप स्पीड बढ़ाकर आप देख सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख लेना चाहिए। मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई कौन सा सही हास्यवान क्रम है? तो कौन सा सही है? तो दोस्तों शेषांत्र, मध्यांत्र और ग्रहणी। मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण निभाता है, और यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक और एंजाइम उत्पन्न करता है। तो दोस्तों इसमें ए सही है लेकिन आर गलत है। दोस्तों यकृत जो है वसा पाचक का निर्माण नहीं करता है, वासक पाचक एंजाइम यानी नहीं निर्माण करता है। अगला है मानव शरीर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा सही है। तो दोस्तों
पीत वाहिनी अमाशय में अपनी अंतर वस्तुएं मोचित करती है। तो दोस्तों जो पित्ताशय होता है अमाशय में नहीं करता है। अग्नाशय वाहिनी ग्रहणी में अपनी वस्तुएं मोचित करता है। तो सही है, डेडुनम जिसको बोलते हैं, यानी डेडुनम जेजुलम इलियम छोटी आंत की भाग है। तो पेनक्रियाज से जो है ये डेडुनम में जाता है। तो केवल 2 सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा सही है। दोस्तों फर्स्ट है, अश्रु ग्रंथि का क्रियाशील न होना विटामिन ए की कमी का मुख्य लक्षण है। सही है, जिसको जेरोथैलेसेमिया डिजीज बोलते हैं। दोस्तों जेरोथैलेसेमिया डिजीज जो है इसमें आँख की पानी खत्म हो जाता है और ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। आप लोग ये भी जानते होंगे कि गोल्डन राइस में विटामिन ए की प्रचुरता पाई जाती है। विटामिन B1 की कमी से अपाचन और हृदय अपवृद्धि का कारण हो सकता है। सही है। विटामिन सी की कमी से मांसपेशियों में पीड़ा का कारण हो सकता है। ये भी सही है। विटामिन डी की कमी मूत्र में Ca2+ के अधिक क्षय का कारण होता है। तो ये भी सही है, कैल्शियम के कारण। तो 1, 2, 3, 4 सभी सही है। 119 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन तंत्र की भित्तियों से द्रुततम गति से अवशोषित होगी? तो दोस्तों ये मदिरा के रूप में लिया गया अपरिष्कृत एल्कोहल। अगला है, एक संतुलित आहार में क्या पाया जाता है? तो दोस्तों एक संतुलित आहार में जो है आधा प्रोटीन, 1/4 वसा और 3/4 कार्बोहाइड्रेट 5। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाले निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? तो दोस्तों ग्लूकोज का CO2 और H2O में विघटन। पित्त पाचक कह रहा है, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाले में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? पाचक प्रक्रिया कह रहा है, तो वो है ग्लूकोज का CO2 और H2O में विघटन। IAS का क्वेश्चन है। पित्त पाचक रस नहीं है, पित्त में पाचक एंजाइम नहीं होते हैं। तो इसमें जो है दोस्तों, इसमें जो है A और R दोनों गलत है। अगला है, गलत युग्म को पहचाने। इसमें कौन है जो गलत दिया हुआ है? तो दोस्तों पेप्सिन पेट में पाया जाता है, ये गलत है। रेनिन। अगला क्वेश्चन है, एंटासिड किससे राहत दिलाने वाली औषधियों में पाया जाता है? तो दोस्तों पेट दर्द में। वायु में प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड के अत्यधिक मात्रा में मोचन से मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन आपूर्ति में कमी लाने वाली अवस्था उत्पन्न हो सकती है। यह अवस्था किस कारण उत्पन्न होती है? तो दोस्तों यह अवस्था जो है अंतर श्वसन में ली गई CO की ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन की जो है ये प्रति कहीं अधिक बंधुता के वजह से, यानी ये हीमोग्लोबिन से जो है ये यौगिक बना लेते हैं, इसीलिए ये घातक होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लेषित बनाता है? तो कौन बनाता है दोस्तों? तो ये यही कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? मानव फेफड़ों में वायु विनिमय हेतु अत्यधिक सतह पाई जाती है। सही है। मानव में कंठ द्वार एपिग्लोटिस द्वारा ढका होता है। सही है। हीमोग्लोबिन O2 वाहक है। सही है। O2 हीमोग्लोबिन के आयरन से O2- की भांति बाध्यता है, ये गलत है। अगला है, रुधिर और शारीरिक ऊतकों के मध्य वायु विनिमय कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो अंतःश्वसन कहलाता है। अगला है, सही क्रम को पहचाने। दोस्तों इसमें जो है नासा मार्ग, ग्रसनी, कंठ द्वार और श्वसन नाल, ये सही हो जाएगा। अगला, श्वसन में O2 और CO2 का व्यापन कहाँ होता है? तो दोस्तों कहाँ होता है? तो ये वायुकोष्ठ की झिल्ली में होता है। अगला है, वायवीय श्वसन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? तो यह वायु की उपस्थिति में होता है। सही है। इससे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सही। CO2 की निकलता है और जीवाणु में होता है, ये गलत है। जीवाणु में वायवीय श्वसन नहीं होता है। कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है? तो दोस्तों कोशिकीय श्वसन जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। CO2 के लिए कौन सा कथन सही है? CO2 के लिए जो है वायु कोष्ठीय वायु में बाहर निकाली वायु से अधिक होता है। अगला है, मध्य पट संकुचन होकर, दोस्तों मध्य पट संकुचन होकर
बढ़ावा में सहायता करता है, जबकि उदर पेशियों के संकुचित होने से संकुचन सहायता मिलती है। बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला है, मानव हृदय का कौन सा प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीकृत रुधिर को महाधमनी में और पूरे शरीर में भेजता है? तो दोस्तों ये वायुनिलय करता है। आप लोग जानते हैं कि जो धमनी होता है शुद्ध रक्त को करता है और सीरा जो होता है सीरा अशुद्ध रक्त को, और इसमें अपवाद है। महाधमनी जो है अशुद्ध को और सीरा में महासीरा जो है शुद्ध रक्त को। दोस्तों निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? तो ये फुफ्फुसी धमनी के अलावा बाकी सभी धमनियां में ऑक्सीजन रुधिर ले जाती है, यानी शुद्ध रक्त। कोलेस्ट्रॉल का असमान स्तर संबंधित होता है, तो किससे संबंधित होता है? तो दोस्तों ये धमनियों को कठोर होना। अगला है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है? किस के कमी के कारण? तो विटामिन के कमी के कारण। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक हृदय ध्वनि के संदर्भ में सही है? कौन सा सही है वो बताना है। दोस्तों हृदय की ध्वनियाँ हृदय के वाल्वों के खुलने और बंद होने के कारण होता है। सी। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने में निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम आवश्यक है। अगला है, रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दोस्तों इसमें जो है फर्स्ट दिया हुआ है, इसमें लोह होता है, सही है। यह रुधिर को लाल रंग प्रदान करता है, सही है। कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो प्रतिरक्षा जो है WBC करता है। यह रुधिर में ऑक्सीजन का वाहक है, ये सही है। तो 1 2 4 सही है। WBC का बनना और RBC का विनाश होता है किस में? तो दोस्तों ये जो है प्लीहा में होता है, इसलिए इसको कब्र भी बोला जाता है, ब्लड बैंक भी बोला जाता है। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो समानतः उसका रुधिर दाब क्या होता है? तो समानतः बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन जिसको बोलते हैं, हाइपर BP। किसी शारीरिक प्रक्रम में थ्रोम्बिन का संबंध है, तो थ्रोम्बिन का संबंध जो है रुधिर जमाव से है। रुधिर में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्रण प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों ये लोह भरपूर मात्रा में पाया जाता है। वयस्क व्यक्ति का हृदय धड़कन दर क्या है? तो वयस्क व्यक्ति का हृदय जो है धड़कन जो है 70 से 80 बार धड़कता है। मानव रुधिर यदि अम्लीय हो जाता है तो क्या होता है? तो दोस्तों ये जो है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि मानव रुधिर एक श्यान तरल है, इसकी श्यानता का कारण क्या है? तो दोस्तों इसकी श्यानता का कारण जो है ये क्या है? रुधिर में RBC और WBC यानी ब्लड में रुधिर आधान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो कौन सा सही है? दोस्तों रुधिर वर्ग B और रुधिर वर्ग B को रुधिर वर्ग B ही दे सकता है और A भी ले सकता है, ये सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो सामान्य कार्य कौन नहीं है? तो दोस्तों ये रुधिर में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्योंकि शर्करा का नियंत्रण इंसुलिन करता है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामान्य स्थितियों में किसी स्वस्थ व्यक्ति को मूत्र में कभी उत्सर्जित नहीं होती है? तो एमिनो अम्ल। अगला है, यकृत से निकले रुधिर में किसकी मात्रा अधिक होती है? किसकी मात्रा अधिक होती है? तो यूरिया की मात्रा अधिक होती है। जीन चिकित्सा में एक त्रुटिपूर्ण जीन के कार्य की ठीक करने हेतु इसमें क्या होता है? तो पूरे त्रुटिपूर्ण जीन को सही जीन से बदला जाता है। अगला है, निम्नलिखित सूचियों को मिलाना है। दोस्तों इसमें जो दिया है, फर्स्ट जो दिया है कि बोमेन संपुट, तो दोस्तों बोमेन संपुट जो है ग्लोमेरुलस हो जाएगा, ये किडनी का फंक्शन है। इसमें श्लेष्म जो है ये क्या है? त्वचा है। और नलकीय पुनः अवशोषण जो है ग्लूकोज होता है। वसा रेक्टा ये अतिसारी मूत्र है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर जो है ये सी हो जाएगा, सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को बताना है। फर्स्ट दिया हुआ है कि लाल रुधिराणु निर्माण
ब्रिक द्वारा नियंत्रित होता है। तो दोस्तों किडनी द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। इरिथ्रोपोइटिन लाल अस्थियों में होता है, ये भी गलत है। यदि शरीर से अवशिष्ट पदार्थ न निकला जाए तो मृत्यु निश्चित है। तो दोस्तों इसमें से गलत कौन है वो बताना है। तो उपयुक्त में से सभी गलत है, क्योंकि अगर शरीर से अवशिष्ट पदार्थ न निकाला जाए तो मृत्यु निश्चित है, ये निश्चित नहीं है, हो भी सकता है लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। कोलेस्ट्रॉल डैश में तथा मोम डैश में उत्सर्जित होता है। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल जो है पित्त में और मोम जो है सीबम में उत्सर्जित होता है। कोलेस्ट्रॉल पित्त में और सीबम कहाँ? सीबम में मोम। मूत्रमार्ग संक्रमण स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा कम होती है। स्त्रियों में मूत्रमार्ग पुरुषों की अपेक्षा लंबा होता है। तो इसका आंसर जो है दोस्तों दोनों गलत है, क्योंकि मूत्रमार्ग संक्रमण जो है स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा कम नहीं अधिक होता है, और स्त्रियों में मूत्रमार्ग पुरुषों की अपेक्षा कम होता है। तो ये आप दोनों गलत हैं। तो इसमें मिलान है। तो परानिस्पंदन, तो मेल्पिघियन नलिका। दोस्तों ये सब क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। मूत्र की सांद्रता हेनले लूप किडनी का फंक्शन है। मूत्र का प्रवाह मूत्रमार्ग के द्वारा, मूत्र का संचयन मूत्राशय। पसीने में मुख्यतः क्या निकलती है? तो दोस्तों पसीने में मुख्यतः जो है ये जल और सोडियम क्लोराइड होता है। ब्रिक नलिका में सबसे ज़्यादा क्या अवशोषित होता है? तो दोस्तों ब्रिक नलिका में सबसे ज़्यादा यूरिया अवशोषित होता है। ब्रिक की निस्पंदन इकाई क्या है? तो दोस्तों ब्रिक की निस्पंदन इकाई जो है नेफ्रॉन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करना है। 5 ग्रीवा कशेरुकाएँ पाई जाती है और 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है और कैनियम 8 अस्थियों के संयोजन से बना होता है। तो इसमें क्या बताना है? इसमें सही बताना है। तो ग्रीवा कुछ का 5 नहीं होता है, ये गलत है। 2 सही है। 12 जोड़ी पसलियाँ और कैनियम 8 अस्थियों के संयोजन से बना होता है, तो 2 और 3 सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किसकी और आवश्यकता नहीं होती है। तो किसकी आवश्यकता नहीं होती है वो बताना है। तो दोस्तों कैल्शियम, लोह, सोडियम। तो उपयुक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए, यहाँ ये पढ़ना है, पेशियों के संकुचन के लिए किसी की आवश्यकता होती है ये बताना है। तो संकुचन के लिए कैल्शियम जरूरी है, लोहा भी जरूरी है यानी लो आयरन, सोडियम भी जरूरी है। तो 1 2 3 सभी जरूरी है। मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? तो ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, लैक्टिक अम्ल के। शरीर के नीचे लिखे हुए भागों में से किस एक की मांसपेशियां धीरे धीरे संकुचित होती है परंतु संकुचित अवस्था में लंबे समय तक बनी रह सकती हैं? तो ये कौन है दोस्तों? तो ये चेहरा है। यदि अस्थि बंध टूट जाए तो जोर क्या होगा? दोस्तों तो जोर यानी जहाँ पे ज्वाइंट है वहाँ पे क्या होगा? तो दोस्तों ये मुक्त चालित होगा। वह पेशियां संकुचन जिसमें पेशीय तनाव बढ़ता है, पेशी लंबाई उतनी ही रहती है तथा कोई नियांत्रिक कार्य नहीं होता है कहलाता है। तो दोस्तों ये आइसोमेट्रिक संकुचन कहते हैं। अगला है मानव शरीर का वह भाग जहाँ पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो क्या कहते हैं दोस्तों? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, तालु में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो कौन युग्म गलत सुमेलित है? तो कंदुक खलिका संधि कंधा पे होता है, धुराग्र संधि सिर और एटलस और एक्सिस के दंताभ पर होता है, कब्जा संधि घुटना में होता है, प्रसार संधि कोहनी। तो दोस्तों प्रसार संधि कोहनी नहीं होता, ये गलत है। अब हम लोग 170 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों 170 में मिलान करना है। तो कपाल बॉक्स में होता है और खांच अचलनशील संधि हो जाए है। फॉरमैन, तो दोस्तों फॉरमैन जो है ये मेरुरज्जु और मस्तिष्क के बीच का जोड़ है, फॉरमैन मैग्नम। मैंड्रिबल जो है क्या है? कपाल की अकेली चलनशील हड्डी है मैंड्रिबल। अगला मानव कर्ण से संबंधित निम्नलिखित कौन सा कथन
गलत है, कौन सा कथन गलत है तो वो बताना है। तो स्टेप्स मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है जो आंतरिक कर्ण में पाई जाती है। दोस्तों आंतरिक कर्ण नहीं होगा, ये मध्य कर्ण में पाई जाती है। तो फर्स्ट गलत हो गया। आंतरिक कर्ण के दो कार्य हैं, शारीरिक संतुलन बनाना और सुनना, सही है। यूस्टेकियन ट्यूब मध्य कर्ण के ग्रसनी से जोड़ती है, ये भी सही है। ऑडिटरी वाल्व बाह्य कर्ण का भाग है, यानी कान का जो बाहरी भाग है उसको ऑडिटरी वाल्व बोलते हैं। इसी से ध्वनि टकराता है और हम लोग सुन पाते हैं। वयस्क मानव में होता है, तो वयस्क मानव में 206 हड्डियां होते हैं। अगला है मिलाना है, कथन है। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष वाले किसी व्यक्ति का अवतल लेंस प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। यानी निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या है कि हम निकट की वस्तु देख लेते हैं और दूर की वस्तु नहीं देखते हैं। तो दूर की वस्तु देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अवतल लेंस का यूज करते हैं। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति का नेत्र लेंस दूरस्थ पिंड से आने वाली समानांतर किरणों को रेटिना के सामने फोकस करता है, इसीलिए हम लोग जो है निकट की वस्तु देख पाते हैं, दूर की वस्तु नहीं देख पाते हैं। तो इसका रीजन भी सही है। अगला निकट दृष्टि दोष, जिसको मायोपिया कहते हैं, दोष का संबंध किससे है, तो आंख से है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का प्रमुख संतुलन अंग कहाँ अवस्थित होता है, तो ये कान का आंतरिक भाग में अवस्थित होता है। कान का आंतरिक भाग में सोच सकते हैं कि मानव शरीर का प्रमुख संतुलन अंग ये जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होता है वह है, तो दोस्तों वह हृदय से होता है। अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधारने हेतु, किसको सुधारने हेतु, तो ये निकट दृष्टि दोष को। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है। दोस्तों मेडुला ऑब्लांगेटा नियंत्रण करता है उल्टी को। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, सही बताना है। फर्स्ट दिया हुआ है केंद्रित नर्वस सिस्टम यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मस्तिष्क और मेरुज्जु आते हैं, सही है। खरगोश में 37 जोड़ी स्पाइनल नर्व होता है, ये भी सही है। मानव में 31 जोड़ी होता है, तो तीनों सही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाई गई एक स्वास्थ्य मानव की सुनने की क्षमता क्या होती है, तो एक स्वास्थ्य मानव की सुनने की क्षमता 5 से 10 डेसिबल। अगला है मनुष्य में मस्तिष्क का कौन सा भाग सूक्ष्म चलन नियंत्रण करता है और शरीर के संतुलन और साम्य तथा पेशी टोन को संधारित करता है, तो दोस्तों ये अनुमस्तिष्क हो जाएगा। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा भाग, कॉर्निया। इनमें से कौन सा धीमा न्यूरोट्रांसमीटर है, कौन सा है, तो दोस्तों एसिटोकोलाइन। अगला है रेटिना कैमरे के किस भाग के अनुरूप है, तो दोस्तों रेटिना जो है कैमरे के ये फिल्म के भाग अनुरूप है। मानव सूंघने की क्षमता कम होती है और नाक के कुछ हिस्से में घ्राण संवेदी होते हैं, तो दोस्तों ये दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। अगला है मानव शरीर में गलगन यानी ग्वाइटर के कारण निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि बढ़ जाती है, तो दोस्तों इससे जो है थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा सही है। तो फर्स्ट दिया हुआ है कि उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है। थायराइड ग्रंथि के एड्रेनल बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, ये एड्रेनल नहीं होगा। आयोडीन हीनता के परिणाम स्वरूप मनुष्यों में गलकंड हो जाता है, तो दोस्तों ये तो सही है, आयोडीन की कमी से ही गलकंड हो जाता है। आयोडीन अग्नाशय द्वारा साबित होता है और कोलेस्ट्रॉल स्तर के नियंत्रण में सहायता है, ये गलत है, तो केवल 2 ही सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हार्मोन गुणधर्मों का वर्णन करता है, तो कौन सा कथन हार्मोन गुणधर्मों का वर्णन करता है। ये स्टेरॉइड प्रोटीन पेप्टाइड और एमिनो अम्ल व्युत्पन्न करता है, सही है। ये शरीर के अंगों द्वारा उत्पादित नहीं किए जाने और अधिकतर संपूरक के रूप में लिए जाते हैं, ये भी सही है। ये उन अंगों के कार्यकरण को प्रभावित नहीं करते जिन्होंने स्रावित किया है, प्रभावित करते हैं ऐसा नहीं है। वे स्व एंजाइमों की तरह कार्य करते हैं और एंजाइमों के उनके प्रकार में सहायता होता है, एंजाइमों की तरह काम नहीं करते हैं, तो केवल 1 और 2 सही है। अगला है इंसुलिन अंतःस्राव हार्मोन 1 है, तो कौन है, तो दोस्तों ये जो है पेप्टाइड है।
दोस्तों इसमें मिलान करना है। तो प्रोजेस्टेरोन क्या है? तो दोस्तों प्रोजेस्टेरोन जो है ये क्या है? तो दोस्तों ये हार्मोन है और फीमेल हार्मोन है। तो प्रोजेस्टेरोन इसका क्या है? टेस्टोस्टेरोन। तो दोस्तों ये महिला में होता है। टेस्टोस्टेरोन जो है वृषण पुरुष वाला हो जाएगा, और थायरोक्सिन जो है थायराइड हो जाएगा, और अग्नाशय जो है बीटा सेल से इंसुलिन स्रावित होता है। अब 91 नंबर क्वेश्चन दोस्तों इसमें कह रहा है कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय होता है। इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है और क्षारीय होता है। ये भी सही है, अग्नाशय में होता है। इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, और ये अग्नाशय के बारे में बोला गया है। सबसे लंबी लीवर होता है। अगला है मिलाना है एड्रिनल। दोस्तों एड्रिनल जो है गुस्सा, डर और खतरा के समय होता है। एस्ट्रोजन और इंसुलिन और हार्मोन। इंसुलिन जो है ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। एस्ट्रोजन जो है मादा में होता है, और फेरोमोन्स जो है महक द्वारा साथी को आकर्षित करता है, फेरोमोन्स। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है? तो लैंगरहैंस की द्वीपकाएं से जो इंसुलिन स्रावित होता है। डायबिटीज इंसिपिडस के लक्षण है। तो डायबिटीज इंसिपिडस के लक्षण क्या है? तो दोस्तों अधिक मूत्र त्याग और अधिक प्यास। रुधिर दाब नियंत्रित होता है। तो दोस्तों रुधिर दाब किससे नियंत्रित होता है? तो एड्रिनल से नियंत्रित होता है। किससे होता है? एड्रिनल से। एल्केपोटोन्यूरिया मानव के खोजे गए अप्रभावी विशेषकों में प्रथम था। एल्केपोटोन्यूरिया उस एंजाइम की कमी से होता है जो एल्केपोटोन से मिलेन के संश्लेषण को उत्प्रेरित करता है। तो दोस्तों ये दोनों सही है, लेकिन व्याख्या इसका नहीं है। वर्तमान अनुवांशिक विज्ञान के जनक कौन है? तो दोस्तों अनुवांशिक विज्ञान के जनक जो है थॉमस हंट मॉर्गन है। वर्तमान कह रहा है, इसको याद रखिएगा, थॉमस हंट मॉर्गन। निम्नलिखित अनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधी है? तो यौन संबंधी कौन है? तो टी सेक्स व्याधि। अगला है डीएनए के गुणन प्रारूप को पहली बार किसने प्रसारित किया था? तो दोस्तों पहली बार प्रसारित जो है वाटसन और क्रिक ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आनुवांशिक अव्यवस्था नहीं है? तो कौन सा आनुवांशिक अव्यवस्था नहीं है? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ये नहीं है। दोस्तों 100 क्वेश्चन जो है जस्ट इस वीडियो के बाद आएगा, क्योंकि अभी थोड़ा यहाँ डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो रहा है। चलिए दोस्त, थैंक यू। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो ज़रूर आएगा 100 क्वेश्चन बहुत जल्दी।